Good morning, dear students. Welcome to your own learning platform, Learning Infinitive Learning Point. आज की इस हिंदी की क्लास में मैं आपको जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों से हमने क्लास को स्टार्ट किया था उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी हिंदी की सेकंड क्लास है। जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाके हिंदी की फर्स्ट रिवीजन क्लास को भी देख सकते हैं। ये आपकी आज की सेकंड रिवीजन क्लास है। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय पर्व की, तो ऐसे पर्व जो कि किसी, है ना, ये मैं आपको एक जनरल थिंग बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं। ऐसे पर्व जो किसी धर्म से परे हों और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने वाले हों और राष्ट्र को समर्पित हों, ऐसे पर्वों को हम राष्ट्र पर्व कहते हैं। मतलब जो कि सभी किसी देश में निवास करने वाले सभी धर्म के सभी लोगों के लिए समान हों, है ना, क्योंकि सभी एक राष्ट्र में निवास कर रहे हों और ये पर्व जो है वो राष्ट्र को समर्पित होते हैं, न कि किसी धर्म विशेष को। तो ऐसे पर्वों को हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। अगर हम हमारे भारत की बात करें तो गणतंत्र दिवस हो गया, आपका स्वतंत्रता दिवस हो गया, है ना, शिक्षक दिवस हो गया आपका, इसके अलावा बाल दिवस हो गया, या नेताओं की जो जयंती हो गई, या फिर किसी दार्शनिक या समाज सुधारकों की जो जयंतियाँ होती हैं ये राष्ट्रीय पर्वों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये सभी राष्ट्र पर्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है क्रिया के रूप बताइए। तो देखिए, क्रिया की अगर हम बात करें तो क्रिया के जो है वो मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, इन 8 प्रकारों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो होती है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सकर्मक और दूसरा अकर्मक, है ना। सकर्मक क्रिया में आपके कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है ना। और ऐसे क्रियापदों को पहचानने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि जब आपको क्या, क्यों, कब, कहाँ, किसने, कैसे का जवाब मिल जाए तो वो आपकी सकर्मक क्रियाएं हो जाती है। और अकर्मक में आपको जो कि कर्ता प्रधान हो, है ना, जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो, तो वो आपकी अकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कालों का विभाजन कीजिए। तो काल भी जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूत जो कि बीत चुका है और भविष्य जो आने वाला है। ठीक है ना। फिर इसमें भी इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये आपको मैंने 3rd सेमेस्टर में भी बिल्कुल विस्तारित रूप से जो है वो पढ़ा चुकी थी, पर अभी इन रिवीजन क्लासेस के बाद जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द पीरियड बचेगा उसमें मैं आपको ये सभी काल वगैरह एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वाक्य की ओर। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य हो और दूसरा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि देखिए, पहले सरल वाक्य की बात करें तो सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही कर्ता होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, है ना। संयुक्त वाक्य में एक से ज़्यादा जो है वो आपके उद्देश्य और विधेय हो सकते हैं और एक से ज़्यादा उपवाक्य भी होते हैं, पर ये दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जबकि मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो है वो उपवाक्य होंगे और ये उपवाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पहला उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाता है और दूसरा उपवाक्य जो है वो क्या कहलाता है, आपका आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि मैं पास हो जाता या फिर तुम पास हो जाते अगर तुमने मेहनत की होती। ठीक है ना। तो इसमें आप सफल कब होते, जब आपने मेहनत की होती। तो दोनों ही जो वाक्य हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, स्वतंत्र रूप से जो है वो इनका अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है
देशज शब्द के उदाहरण बताइए भाई, देशज शब्द होते क्या हैं? देखिए, एक तो होता है देशज शब्द और दूसरे होते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, हमारी हिंदी और देवनागरी भाषा जो हमारी है, उसमें हिंदी के क्लिष्ट शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी हमें पढ़ने को मिलते हैं जिन पे क्षेत्र विशेष का प्रभाव होता है। ठीक है ना, इनकी उत्पत्ति का कोई भी जो है वो आधार नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द जो कि किसी विदेशी भाषा से लिए गए हों, है ना। तो देशज शब्दों की अगर बात हो रही है तो जैसे हमने कहा ढोर, ढोर शब्द, तो ढोर जो शब्द है ये जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है। पर ढोर की उत्पत्ति कैसे हुई? ये तो एक देहाती या फिर किसी क्षेत्र विशेष का स्थानीय शब्द है। ठीक है ना, या फिर हमने कह दिया गाय, या फिर मैं कह दूं जैसे कि गाय, तो गाय शब्द कहाँ से आया? भाई हिंदी में तो हम गऊ कहते हैं, गऊ कहते हैं, है ना, या फिर गो कहते हैं, या फिर गो, ये शब्द है संस्कृत का। तो ये गाय शब्द कहाँ से आ गया? तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं जो कि देसी होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं होता है। जैसे खिचड़ी शब्द हो गया, खिचड़ी एक आपका देशज शब्द है। खिचड़ी कोई शब्द मतलब किसी भी जो है वो क्लिष्ट भाषा में इसका कोई अस्तित्व नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देशज शब्द में रेलगाड़ी, मुकुट, हवा, है ना, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? देशज शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सरल वाक्य समझाइए। तो सरल वाक्य जिसमें केवल एक ही क्रिया हो या फिर जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, है ना, तो वो आपके सरल वाक्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है सामासिक शब्द क्या है? तो सामासिक शब्द अगर हम बात करें तो जिन शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनाया गया हो, ऐसा शब्द जो कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हो, वो आपके सामासिक शब्द कहलाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमने बात करी भैंसा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी, तो बैल प्लस गाड़ी ये आपका क्या हो जाता है? सामासिक पद हो जाएगा। प्रतिफल, प्रतिधन फल, तो प्रतिफल, सूरजमुखी, सूरजधनमुखी, सूरजमुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो शब्द मिलकर एक संयुक्त शब्द बना रहे हैं, तो इसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ प्रतिफल में कौन सा समास है? समास हमने पिछली सेमेस्टर में बहुत विस्तार से पढ़ा है, तो बताओ ज़रा कौन कमेंट करेगा कि प्रतिफल में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद हैं, एक तो सरल या सामान्य, मिश्रित और संयुक्त। प्रतिफल में आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पहला पद है वो एक अव्ययी शब्द होता है, और अव्ययी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका लिंग और क्रिया के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। तो जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराए, भाई जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, वो आपके सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पुस्तक, भोजन, रोटी, कपड़ा, है ना, ये सब आपके सार्थक शब्द होते हैं। अगला है एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता हो, एक से ज़्यादा अर्थ जिसके नहीं होते हों, है ना, तो वो आपके एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि हमने कहा गाय, तो गाय शब्द का केवल मतलब गौ से होता है, ठीक है ना, इसका और कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमने कहा लोहा, तो लोहा शब्द किसी एक ही धातु के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीतल कह दो, पानी कह दो, पानी शब्द भी ऐसा है जो कि सिर्फ पानी के लिए ही यूज़ होता है, पानी का और कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कलम है, तो कलम भी लिखने की लेखनी को ही कलम कहा जाता है, इसका और कोई अर्थ नहीं होता है। अब जैसे हम बात कर दें कर, तो कर से जो है ये अनेकार्थी शब्द हो जाता है, क्योंकि इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब करना भी होता है ना, कर का मतलब लगान भी होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। और ऐसे शब्द जिनके केवल और केवल एक अर्थ होता है वो आपके एकार्थी शब्द होते हैं। अगला है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं?
मतलब ऐसे शब्द जो कि सुनने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, पर लिखते समय और अर्थ की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न हों, तो वह आपके समश्रुति भिन्नार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें आहट और आहत, आहट और आहत, आहट का मतलब होता है किसी की आवाज़ आ जाना, कोई आवाज़ आ जाना, और आहत का मतलब क्या होता है? चोटिल होना। क्या हो जाना? चोटिल हो जाना या फिर घायल हो जाना। यहाँ पे छल और छाल लगभग सुनने में एक समान लगते हैं, पर छल का मतलब होता है धोखा, कपट, जबकि छाल का मतलब होता है चमड़ी या फिर ऊपरी परत, है ना। इसी तरीके से अगर हम कह दें कोश और कोश, तो इसमें भी अंतर होता है। इस कोश का मतलब होता है आपका क्या? जैसे हमने लिखा शब्द कोश, तो एक कोश का मतलब होता है संग्रह, ग्रुप, है ना, और एक कोश का मतलब होता है कोठरी, कमरा या फिर कोई बंद जगह, है ना। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द क्या है? अब तत्सम शब्द क्या होते हैं भाई? तत्सम, तत्सम मतलब पहले के समान, एक समान। तो ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से एज इट इज लिए गए हों, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। दूसरा होता है आपका तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव तो ऐसे शब्द जो कि लिए तो जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है, पर उनका स्वरूप बदल गया है ना, उनका स्वरूप बदल गया है, जैसे कि, है ना, तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो शब्द बिल्कुल संस्कृत भाषा के समान है, एज इट इज है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उत्सव, अधीन, ये सभी आपके। इसके अलावा कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि हमने कह दिया पवन, तो पवन हिंदी में भी चलता है और संस्कृत में भी यही चलता है हमारा। तो इस तरह के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए गए शब्द है, मतलब लिए संस्कृत भाषा से हैं, पर उनका परिवर्तन हो गया है और अब उनका स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। जैसे कि भाई, सिर, अब भाई भ्राता शब्द से भाई बन गया और शीश से आपका सिर बन गया। ऐसे ही गो से आपका गाय बन गया, है ना। अगला प्रश्न है विदेशी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो कि किसी अन्य, है ना, भाषा से लिए गए हों, जो कि देसी भाषा के शब्द नहीं हों और किसी बाहरी देश के शब्द हों, तो वो आपके विदेशी, पर उनका प्रयोग जो है वो अब हम बिल्कुल साधारण रूप से अपनी बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द आपके विदेशी होते हैं। जैसे कि गमला, अलमारी, लालटेन, है ना, ये सभी आपके, ये पढ़े थे ना हमने पिछले सेमेस्टर में, ये सब कुछ पढ़ा है। एक बार फिर से आपको रिवाइंड करवा दूंगी। डॉक्टर हो गया, किताब हो गया, मोटर, आदमी, बहादुर, ये सभी विदेशी भाषाओं के शब्द। इसमें कुछ फारसी के होंगे, कुछ तुर्की के होंगे, कुछ अरबी के होंगे, है ना, कुछ पारसी शब्द होंगे, कुछ इंग्लिश के भी शब्द हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना रेलगाड़ी, अब रेल शब्द आपका इंग्लिश का शब्द होता है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या हो जाता है, ये सभी आपके विदेशी शब्द हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द को समझाइए। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? भाई रूढ़ शब्द जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी अन्य शब्द के योग से ना बने हों। मतलब अगर आप उनको डिवाइड करोगे ना, तो उनका कोई भी सार्थक डिवीज़न नहीं होता है ना, कोई भी सार्थक खंडों में वो विभक्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे मोर और नाक। अगर मोर को आप मो, धन और र लिख दे, तो अकेले मो का कोई अर्थ होता है क्या, या फिर अकेले र का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है ना। ऐसे ही नाक शब्द है, ऐसे ही गाय शब्द है, ऐसे ही बेल शब्द है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम कह दें कि पाँव, हाथ, इस तरह के शब्द क्या होते हैं, ये रूढ़ शब्द होते हैं, जिनको अगर आप विभक्त करोगे ना तो कोई भी सार्थक अर्थ वाले खंड नहीं बनेंगे। तो ये आपके रूढ़ शब्द हो जाते हैं। अगला आ जाता है आपका यौगिक शब्द, है ना। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, एक तो रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़, ठीक है ना। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं?
यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों के योग से बनते हैं। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो इनके सार्थक खंड हो जाएंगे। जैसे कि सेनापति, तो सेना का भी अपना एक अर्थ होता है, पति का भी अपना एक अर्थ होता है। रसोई घर, तो रसोई का भी अपना एक अर्थ होता है और घर का भी अपना एक अर्थ होता है। तो ये आपके यौगिक शब्द हो जाते हैं। तीसरा होता है आपका योग रूढ़, तो वो भी मैं आपको बता दूं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु जब इन दो शब्दों का योग किया जाता है तो उसका एक अलग अर्थ निकलता है और इनके जो खंड कर दिए जाते हैं तो उन खंडों का एक अलग अर्थ बनता है। जैसे कि हम बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं ना, जिसमें दो सामासिक पद मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जिसका एक तीसरा ही अर्थ होता है, वैसे ही योग रूढ़ शब्द भी होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि अगर हम बात कर लें, लिखा एक, धन, दंत, तो एक का मतलब होता है तो संख्या में एक और दंत का मतलब होता है दांत। पर जब हम एक दंत को आपस में मिला दे तो एक दंत किसका नाम है? श्री गणेश का। श्री गणेश का एक नाम होता है। तो ये आपका जो है वो योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुब्रीहि समास में हम पढ़ते थे। अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं? तो आपको पता है विस्मयादि बोधक शब्द ऐसे शब्द जो कि संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, तो वो आपके विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे कि हाय, अरे, आह, छी छी, है ना, जिनमें संवेगों की प्रधानता हो तो वो आपके क्या हो जाते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द हो जाते हैं। इसका चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तद्भव और तत्सम भी इस बार आपके सिलेबस में है। ये सभी आपको एक अलग क्लास के थ्रू में आपको समझा दूंगी, करवा दूंगी, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि भाई का भ्राता हो जाता है सिर का, शिर नहीं होता है भाई, शीश होगा, शिर नहीं होता है, ये तो गलत लिखा है, शीश बोलेंगे हम तो, ठीक है ना। बहू का वधू हो जाता है ना। गाय का गो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम कि विभिन्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि जिसका अब ये भी है तो इसका भी जितने भी ग्रामर के खास टॉपिक्स है, जैसे शब्दों के प्रकार, क्रिया के भेद, काल के प्रकार, पर्यायवाची, है ना, एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये आपको अलग से एक एक क्लास में मैं करवा दूंगी, है ना। इनके एक एक सेशन लेंगे हम जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु ना हो तो वो अजात शत्रु हो जाता है ना, अजात शत्रु। न करने योग्य तो वो आपका जो करने योग्य ना हो तो वो अकरणीय हो जाएगा। जल थल दोनों पे रहने वाला तो आपका उभयचर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि निबंध शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो निबंध शिक्षण, अगर आपको किसी को निबंध लिखना सिखाना है तो क्या विधि हो सकती है? एक तो प्रश्नोत्तर विधि और दूसरा खेल विधि। मतलब इसमें लर्निंग बाय डूइंग रहेगा और प्रश्नोत्तर विधि में बच्चे को सक्रिय रूप से उसकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो है वो उत्तर प्राप्त किए जाएंगे। तो इससे बच्चों में निबंध लेखन का शिक्षण जो है उसके कौशल का विकास होगा। अगला है पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। तो पाठ्य पुस्तक दो प्रकार की होती है, एक तो सूक्ष्म अध्ययन वाली पुस्तकें और दूसरी विस्तृत अध्ययन वाली पुस्तकें। अब सूक्ष्म विस्तृत अध्ययन वाली जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होती है, जो बुक्स आपके पास होती हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक संक्षिप्त रूप में दिए रहते हैं, और आपका सूक्ष्म अध्ययन वाली बुक होती है, इनको हम संदर्भ पुस्तक कहते हैं। संदर्भ पुस्तक मतलब ये पुस्तक जो है वो एक ही टॉपिक के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी रहती है, और जबकि विस्तृत अध्ययन वाली में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो संक्षिप्त रूप से होते हैं। जैसे कि आपकी सिलेबस की बुक, उसमें कोई भी टॉपिक जो है वो संक्षिप्त रूप से दिया रहता है ना, तभी तो बहुत सारे चैप्टर होते हैं और बहुत सारे चैप्टर के अलग अलग टॉपिक होते हैं। पर जो आपके सूक्ष्म अध्ययन वाली पुस्तकें होती हैं उसमें किसी एक ही टॉपिक को लेके पूरी पुस्तक लिखी हुई होती है, तो वो आपकी संदर्भ पुस्तक कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या क्या गुण होने चाहिए? तो इसके क्या गुण होने चाहिए? एक तो भाई सार्थकता, मतलब जो पुस्तक आप जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हो वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आप
है ना। जैसे कि आप अधिगम का जो है वो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो वो बुक में आपको ऐसी हर एक चीज़ दी हुई हो, हर एक ऐसी बारीकी चीज़ दी हुई हो जिससे आप अधिगम को आसानी से समझ सकें। दूसरा, शुद्धता, मतलब जो भी फैक्ट उसमें लिखे हुए हैं वो बिल्कुल 100% सही होने चाहिए, शब्द सही होने चाहिए, है ना, वर्तनी सही होनी चाहिए, और जो फैक्ट उसमें दिए गए हैं वो एकदम सही और सटीक होने चाहिए। तो ये 2 प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपके हर पुस्तक में होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के कोई दोषों पर प्रकाश डालिए। तो अब दोष की बात करें तो एक तो कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो कि प्रयोजनहीन होती हैं, मतलब जिस उद्देश्य से आप उस पुस्तक को पढ़ रहे हो वो उस उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर रही है, तो ये उसका एक दोष हो सकता है। एक नीरस, मतलब जो भाषा है, जो समझाने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उससे निरसता आ जाती है, तो ये भी एक पाठ्य पुस्तक का दोष हो सकता है। अगला है, भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी को पता है भाषाई कौशल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम सुबोपाली से याद रख सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। इसमें आपका ये सुनने को श्रवण, बोलने को वाचन, पढ़ने को पठन और लिखने को लेखन कौशल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा के कोई 2 रूप बताइए। तो एक तो मातृभाषा होती है आपकी, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जिसको आप अपने माता पिता से और अपने सामाजिक जो आपका परिवेश है उससे ग्रहण करते हो। और एक सांस्कृतिक भाषा होती है, साहित्यिक भाषा होती है, शुद्ध और क्लिष्ट भाषा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा के घटक क्या क्या हैं। तो एक भाषा को कंप्लीट करने वाले घटक क्या क्या हो सकते हैं। एक तो उसकी व्याकरण हो सकती है, जिससे कि वाक्य विन्यास का पता चलता है। दूसरा, भाषा विज्ञान होता है, जिसमें कि स्वरों के उच्चारण, सही उच्चारण, उच्चारण स्थानों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, भाषा कौशल, जिसमें कि आपकी शुद्ध वर्तनी और लिखने के तरीका और सही शब्दों का चुनाव करना आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं। यहाँ पे घटक पूछा गया है, यहाँ तत्व है। तो एक तो अभिव्यक्ति इसका तत्व है, मतलब आप अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाएँ, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाए। दूसरा, भाव विचार, यानी कि जो आपकी सोच है वो सही शब्दों के द्वारा जब हम प्रकट कर पाएँ तो वो भाव विचार आ जाता है। या फिर किसी भाषा से आप उस, मतलब किसी भाषा का कोई जैसे कि कुछ लिखा हुआ है, कोई लेख है, जब आप उसको पढ़ रहे हो तो उसके अंदर निहित जो विचार है वो आप तक पहुँचे, तो ये चीज़ें जो है वो एक भाषा के प्रमुख तत्व होते हैं। अगला है, भाषा कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो औपचारिक भाषा, दूसरा अनौपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा जो कि हम किसी औपचारिक स्थान पे जिसका उपयोग कर रहे हो, जैसे आप कोई जो है वो प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, कोई आवेदन पत्र लिख रहे हो, या फिर किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हो, तो आप औपचारिक ढंग से बात करोगे। अनौपचारिक भाषा जो कि हम हमारे सगे संबंधी जो दोस्त रिश्तेदार रहते हैं जिनसे हम बात करते हैं, उसमें कई प्रकार की व्याकरणीय अशुद्धियाँ भी होती हैं, तो वो आपकी अनौपचारिक भाषा हो जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भाषा की अगर हम विशेषता की बात करें तो भाषा में स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। मतलब पहले हम मोटी मोटी चीज़ों को समझते हैं, देन हम भाषा की बारीकियों तक जाए, है ना। दूसरा, अप्रौढ़ता, मतलब जैसे छोटे बच्चे जिस भाषा का उपयोग करते हैं, फिर धीरे धीरे उससे वयस्क व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, तो इस तरह जो है वो एक क्रम होना चाहिए। मतलब हम सरलता से कठिनता की ओर जब बढ़ती है भाषा, तो ये भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अगला है, भाषा विकास के कोई 2 अंग बताइए। तो भाषा का अगर हम विकास करना चाहते हैं, किसी के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो कैसे होगी वो। किसी नई भाषा को अगर आप सीखना चाह रहे हो तो कैसे करोगे आप उसके लिए। एक तो हम हमारे शब्द भंडार को बढ़ाएंगे, हम उस भाषा से संबंधित नए नए शब्दों को सीखेंगे। दूसरा, उससे संबंधित वाक्य विन्यास को समझेंगे, ठीक है ना। हम पहले वोकैब्युलरी पे जाएंगे, देन हम सेंटेंस मेकिंग को सीखेंगे, तो इससे एक भाषा का विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा की कोई एक परिभाषा बताइए। तो भाषा क्या है। भाषा जो है वो अपने विचारों की अभिव्यक्त करने का एक लिखित और मौखिक साधन होता है, ठीक है ना। भाषा क्या है, विचार अभिव्यक्ति का लिखित या मौखिक साधन होता है। बस ये परिभाषा याद कर लेना, है ना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो
किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयत्नों की सफलता या असफलता को ज्ञात करने के लिए, है ना, सफलता या असफलता को ज्ञात करने के लिए या फिर उसकी आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार से पता लगाया जाता है उसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं, है ना। कोई किया गया काम किस हद तक सफल रहा उसका पता लगाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। अगला है आपका हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। देखिए, न केवल हिंदी शिक्षण में बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो आपके जो है वो मूल्यांकन का बहुत बड़ा महत्व है। किसी एक मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि हमारा जो आधुनिक समाज है वो अगर उसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं हो तो वह बालू के ढेर के समान गिर जाएगा। जल्दी से बताओ कि ये कथन किसका है। समावेशी शिक्षा में मैंने आपको शैक्षिक मूल्यांकन का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ये कथन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना। जल्दी से कमेंट करो कि ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी है ना। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें किसी भी किए गए कार्य के सफलता और असफलता का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हिंदी भाषा का भी सही जो है वो पता लगाने के लिए कि किस हद तक हम उस भाषा का सही स्तर पे प्रयोग कर रहे हैं या फिर कहाँ कुछ कमियां रह गई हैं, इसे पता लगाने के लिए हिंदी भाषा में भी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। तो मूल्यांकन के द्वारा जो है वो अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है, क्या मूल्यांकन से ज्ञान में वृद्धि होती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन जो है वो हमें किसी भी कार्य के स्तर का पता लगाता है कि कोई भी किया गया कार्य किस स्तर का रहा, कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। तो मूल्यांकन के द्वारा हमें हमारी कमियों और हमें हमारी विशेषताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए मूल्यांकन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगला है कि क्या मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन संबंधित है। न केवल पाठ्यक्रम बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अगर आपको सुधार करना है, अपनी हर क्रिया में अगर सुधार करना है तो उसके लिए हमें मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें किसी चीज़ की सार्थकता का पता पड़ता है, उसकी सिद्धि का पता चलता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के संशोधन के लिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है। न केवल पाठ्यक्रम संशोधन, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में अगर आपको संशोधन करना है, व्यवहार में संशोधन करना है तो मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। आप लोग खुद भी क्लास में नहीं आते, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल से एटलीस्ट आप लोग तो क्लास में आया करिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए इन क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्लासेस से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।